हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है जीके जीएस की PYQ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित प्रश्न हम जिनको बोल सकते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो पिछला पेपर हुआ था, जितने भी शिफ्ट के पिछले पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। संभावित प्रश्न है, उनको अच्छे से ध्यान से देखना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे आपको अंदाजा लगेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप जीके जीएस में कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ही आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार से पेपर बनने वाला है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, रिलैक्स माइंड में ये आपको मॉक टेस्ट देना है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में बात करती है। सीधी सीधी बात यह है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में यहां पर बात की गई है। और कौन से मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है, तो देखिए कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। ये कौन सी धारा में है? आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, उपधारा बी, ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। अब बात आई है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो चलो बात करते हैं। इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं, आप इनको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, जिस प्रकार से एक आपकी प्रस्तावना हो गई, एक आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए, एक आपका मौलिक कर्तव्य हो गए, ये तीनों जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो है वो आपके न्यायालय में परिवर्तनीय है। कहने का मतलब यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए। पहले 10 किए गए, फिर एक और किया गया। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, देखिए सरवण सिंह एक समिति थी, उसने सुझाव दिए थे कि आप मौलिक कर्तव्यों को जोड़िए, उसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरवण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने जोड़े कितने, इसके द्वारा 10 जोड़े। एक बाद में जोड़ा गया, वो था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 11वां। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अब ये भी पूछ सकता है कि 11वां कौन सा था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसके अवसर प्रदान करना, ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। अब बात ये आती है कि मौलिक कर्तव्य भाई है कहां पर, तो ये भाग 4 के क में है। आर्टिकल पूछे तो 51 क में है। सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं है। बस ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। क्लियर पॉइंट आई बात समझ में? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2019 रिक्त स्थान 2019 में भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को क्या मानता है, अपराध मानता है। 2019 का एक संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, को अपराध मानता है। कौन सा अधिनियम है 2019 का? तो वो आपका मुस्लिम महिला अधिनियम, विवाह पर अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो मुस्लिम महिला अधिनियम है ये 2019 है। इसमें क्या है कि जो 3 तलाक है उसको अपराध मानता है। इसको तलाक ए बिद्दत भी बोला जाता है। 3 तलाक को क्या बोला जाता है, तलाक ए बिद्दत। इसमें क्या होता था, जो मुस्लिम है उनमें क्या होता था समाज में, कि जो 3 तलाक है, 3 बार तलाक बोल दिया या फिर फोन करके बोल दिया, मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, तो वो क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था। उसको संसद ने एक अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया, अपराध बना दिया, गैर कानूनी बना दिया।
ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। रिक्त स्थान देशों के द्वारा, देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके द्वारा जो धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, तो क्या है, विदेशी मुद्रा रिजर्व। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट है। विदेशी मुद्रा रिजर्व देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा क्या है, परिसंपत्तियां हैं। देश के द्वारा जो विदेशी मुद्रा है और जो परिसंपत्तियों के भंडार हैं उनको क्या बोला जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार बोला जाता है। क्या कहा जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है। देखिए, त्योहार से संबंधित प्रश्न, नृत्यों से संबंधित प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। पिछले पेपर जितने भी हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई है, उनमें सब में देखने को मिला है। अब आगे जो पेपर होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। त्योहार, नृत्य, उत्सव, इनकी मैंने वीडियो अच्छी तरह से आपको बना के दी है, अच्छी तरह से उनमें समझाया गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो जाके देख लेना। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, चकान गोन नगई। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चकान गोन नगई को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है। देखिए, इस त्योहार के बारे में बात करें तो ये है जेलियान ग्रोंग समुदाय का त्योहार। जेलियान ग्रोंग समुदाय का त्योहार है। ठीक है, किसका है, जेलियान ग्रोंग समुदाय का त्योहार है। अब बात करें यहां पर मोत्सू, तो ये कहां का है, ये आपका है नागालैंड का। कहां का है, नागालैंड का। वंगाला जो है वो मेघालय का है। वंगाला कहां का है, मेघालय का। चापचर कूट की बात करें तो ये मिजोरम का है। किसका है, मिजोरम का। यदि आपने वो क्लासेस देखी है तो आप इन ऑप्शन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, इन ऑप्शनों के बारे में बता सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तभी तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूं, ताकि यदि आपने पढ़ा है तो आपको कितना याद है, किस तरीके से आपने पढ़ा है, आपको याद है या नहीं, उसी को देखने के लिए आज हम ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं। चकान गोन नगई जो है वो जेलियान ग्रोंग समुदाय का त्योहार है। ठीक है, मोत्सू जो है वो नागालैंड का है। वंगाला जो है वो मेघालय का है। और चापचर कूट कहाँ का है, मिजोरम राज्य से संबंधित है। पॉइंट क्लियर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। जो इनाम गांव है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, जो इनाम गांव है महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित। कौन से जिले में, पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है, पुरातात्विक स्थल है, जो कि घोड़ नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर, घोड़ नदी के तट पर स्थित है इनाम गांव, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र का एक कोल्ली नृत्य है, एक आपका इंपोर्टेंट लावणी नृत्य है। कौन सा है, इंपोर्टेंट लावणी नृत्य। ये कहां की है, महाराष्ट्र की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते थे। देखिए आप याद रखते हो स्वर्ण पदकों के बारे में, और यहां पर पिछले एग्जाम का प्रश्न है ये, और पिछले एग्जाम में क्या पूछा कि सर्वाधिक रजत पदक किसने जीते। तो तीनों पदक प्रत्येक प्रतियोगिता के आपको ध्यान में होने चाहिए, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। और उन प्रतियोगिताओं के जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं उनके। ठीक है, तो इनमें सर्वाधिक जो रजत पदक है वो किन्होंने जीते थे, केरल ने। किसने जीते थे, केरल ने। ठीक है, केरल राज्य ने जीते थे। ये जो था राष्ट्रीय खेल 2015 में, ये 35वें राष्ट्रीय खेल के
नाम से जाना जाता है। और इसमें जो सद्भावना दूत थे वो कौन थे? सद्भावना दूत वो थे आपके सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ये थे 35वें राष्ट्रीय खेल, जिनमें सद्भावना दूत कौन थे? सचिन तेंदुलकर। सर्वाधिक रजत पदक किन्होंने जीता था? केरल राज्य ने। किस राज्य ने? केरल राज्य ने जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, और वो प्रस्ताव कब पारित किया था ये आपको बताना है। बताइए, तो कब पारित किया था? 1940 में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। किसका हुआ था? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। और उस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह आपको ध्यान रखना है। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का कब हुआ था? 1940 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और 1940 में ही मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था? 1940 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? देखिए पंचवर्षीय योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पिछले एग्जाम को देखें तो भी प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में देखें तो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं मैंने करवाई हुई है, पढ़ लेना। बार बार कह रहा हूं, इन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इतने ही टॉपिक है, आप आराम से पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो थी आपकी 1951 से 56। देखिए योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। वर्तमान में इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। क्या आ गया है? नीति आयोग, जो कि सरकार के थिंक टैंक संस्था के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक संस्था के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी? 2015। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहने का मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किसकी फुल फॉर्म है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है। अब बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो सबसे पहले पॉइंट वो ही निकल कर आता है, किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? आधारित है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कार्य किए गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1953 सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1953 को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसकी अवधि क्या थी? 1951 से 56 तक। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग इसके स्थान पर कब आया? 2015 में, जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल को संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया। भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने जो वर्षा का जल आता है छत के ऊपर, उसको उसके संग्रहण के ढांचों के लिए क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। तो कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब तमिलनाडु से कुछ याद आ रहा है नृत्य के बारे में? तो यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? भरतनाट्यम। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये आप कभी नहीं भूल सकते। अब यदि आपने
अच्छे तरीके से पढ़ा है तो जब भी तमिलनाडु के बारे में बात आई, जब भी भरतनाट्यम के बारे में बात आई, शास्त्रीय नृत्यों की सारी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो एक है आपका कोलटम, एक आपका करगट्टम और एक आपका कुमी। कौन सा है? कुमी। ये तमिलनाडु के क्या है? लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगला देखिए, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? गोपाल प्रसाद दुबे को कौन सी नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किस नृत्य शैली के लिए? छऊ नृत्य शैली के लिए। ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। जो गोपाल प्रसाद दुबे हैं, इनको छऊ नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? 2012 में। और 2016 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से गोपाल प्रसाद दुबे को कब सम्मानित किया गया? 2016 में। और पद्मश्री कब दिया गया? 2012 में। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और एक आपका कथकली। मोहिनीअट्टम किस भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान से। और कथकली कृष्ण भगवान से। आई बात समझ में? ये केरल के है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? देखिए, क्रिकेट में ये व्हील्स लगी होती है आपकी, और इनके बीच की दूरी ये पूछ रहा है। तो क्रिकेट के तो सभी प्रेमी है, सभी को पता होगा, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए, आप ये भी प्रश्न पूछा गया है जिसको आप बहुत इजी मानते हो। जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, ऐसा तो कोई रेयर चांस ही होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो क्रिकेट नहीं देखता, क्योंकि सभी क्रिकेट देखते हैं। तो कितने गज होती है? 22 गज होती है। कितने गज होती है? 22 गज। और कमेंट बॉक्स में बता देना क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। इजी सा प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बस इतना बताना है कि क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवर्त किया गया या कवर्ड किया गया? तो कितने जिलों को? 200 जिलों को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहां हम बात करें नरेगा की। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो नरेगा जो है वो 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हो गया था। किसको छोड़कर? J&K को छोड़कर। 2008 को पूरे भारत में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 से ये सभी जिलों में लागू, या भारत के सभी राज्यों में लागू हो गया था। ठीक है, देश के सभी जिलों में लागू हो गया था। इसके साथ बात करें, ये पहले नरेगा था, अब बन गया मनरेगा। ये मनरेगा कब बना? ये बना आपका 2 अक्टूबर 2009 को। इसका नाम बदल दिया गया। यहां पर जो राष्ट्रीय, इसके आगे नाम जोड़ दिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब ये याद कैसे करोगे? ये याद कर लेना कि नरेगा 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, शुरू हो गया था। मनरेगा कब हुआ? महात्मा गांधी जो शब्द है वो कब जोड़ा गया? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर किससे याद करोगे? महात्मा गांधी जयंती से। ठीक है, और कब? 1 साल बाद 2009 में। पॉइंट क्लियर। नरेगा कब लागू हुआ पूरे देश में, और नरेगा से मनरेगा कब बना, ये दोनों सन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जो कि 100 दिन का रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। कितने दिन का? 100 दिन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? जो भारत में हरित क्रांति हुई थी उसके दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो क्या थी? देखिए, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक ये थी दूसरे चरण की अवधि भारत में हरित क्रांति की। ठीक है, अब बात करें हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति का जो जनक है किसमें? भारत में। वो कौन है?
MS स्वामीनाथन। यदि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। यदि श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछे भारत में तो वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति बोल सकते हैं, श्वेत क्रांति बोल सकते हैं। ये थे वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन थे। और विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हो गया पॉइंट क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में? अरे पढ़ रहा है क्या कुछ पल्ले? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से देखिए, प्रश्न को पढ़िए, फिर अपने आप याद हो जाएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आपका दिमाग यहां पर है और मन कर रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, जो दिल है वो मानता नहीं है, लेकिन मनाना पड़ेगा, तभी यहां जाकर ये दिमाग भी उसी के हिसाब से काम करेगा। यही नहीं मान रहा तो ये क्यों मानेगा? फिर ये दोनों एक जगह लगाइए, और वो कहाँ लगाना है? यहां पर, जब तक पेपर ना हो जाए। फिर कहीं भी लगा लेना अपने दिल को, ठीक है? इसको मनाओ, कह दो कि भाई पढ़ ले, काम आएगा तेरे भी और मेरे भी, क्यों मुझे दुखी कर रहा है? ठीक है, पेपर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से। सीधी सी बात यही है, कहने का मतलब अच्छी तरह से तैयारी करो और अपना सिलेक्शन ले लो, नो टेंशन, आराम से। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। किसके संदर्भ की बात करें? पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन कौन सा है? ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ध्रुवों से यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? बढ़ेगी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहां पर आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? नहीं समझ में आया प्रश्न? फिर से पढ़िए कि जो उद्योग है उनका एक समूह है जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले, जो शहरी केंद्रों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ है, प्रॉफिट है, उनका उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम यहां पर बोलेंगे समूहन अर्थव्यवस्था। समूहन अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। समूहन अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? कि उद्योगों का जो समूह है, केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो लाभ हैं उनका उपयोग करने के लिए एक साथ आने की क्या रखता है? प्रवृत्ति रखता है, उसको बोला जाता है समूहन अर्थव्यवस्था। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, राज्यपाल के बारे में बात कर लें तो आर्टिकल जो है 153, जिसमें क्या है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 की बात करें तो इसमें क्या है कि राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा, या कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये 3 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। इसके साथ आगे बात करें तो एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसमें क्या था? इसमें यह था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसी व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई। जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, साथ ही जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है? इसी के साथ राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है।
आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? किसकी बात कर रहे हैं? जो मल्ललोक की, जो कि लेप्चा समुदाय या लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से। जो मल्ललोक सिक्किम राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है, जो लेप्चा समुदाय या लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहां पर बात करें हम बिहार की, तो बिहार के लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो एक पवरिया होता है, एक पाइका होता है, एक बिरहा, जो कि इंपॉर्टेंट है बिरहा। ये किसके हैं? बिहार राज्य के। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। हमने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी, और कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। उन प्रश्नों को देखिए, उनसे रिलेटेड यदि और भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो कैसी लगी क्लास? यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगी, क्या कमी थी, वो कमेंट बॉक्स में बता देना। टेंशन मत लेना, कुछ भी हो, क्लास अच्छी होनी चाहिए, हमारी शानदार होनी चाहिए, आपको समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है? तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली क्लासेज आ रही हैं। एक ही टारगेट है, एसएससी जीडी अब की बार सिलेक्शन लेना है। बेल आइकन प्रेस कर लेना, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। सभी पीडीएफ 1-2 दिन में अपडेट हो जाएंगी। बहुत से कमेंट आ रहे थे, सर पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल प्रवीण कटारिया क्लासेस के नाम से उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ 1-2 दिन में आपके पास आ जाएंगी। ठीक है? धन्यवाद।